मैंने प्यार से कहा, तुम स्पेशली मेरे लिए केक भी लेकर आए। सेलेस्ट मुस्कुराई और बोली, हाँ। मिसेज पोर्टर तब तक केक बाहर निकाल चुकी थी। वो केक बहुत ही खूबसूरत था और उसके ऊपर एक छोटा सा प्रिंट बना हुआ था। मैंने सेलेस्ट की तरफ देखा और वो मेरे पास चलकर आई। हम डाइनिंग रूम में बैठ गए और कैंडल्स जलाईं। मैंने एक विश मांगी। जैसे ही मैंने आंखें खोलकर देखा, सेलेस्ट मुझे ही देख रही थी। उसने मेरी शॉर्ट स्लीव टी शर्ट पहनी हुई थी, पर इससे उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। उसकी आंखों में जो सॉफ्टनेस थी, उसे देखकर मैं खो सा गया, क्योंकि आंखें बंद करते ही मुझे अपनी पिछली लाइफ का 18वां बर्थडे याद आ गया था। शायद तब कोई बर्थडे मनाया ही नहीं गया था, क्योंकि तब तक मेरे डैड मुझे छोड़कर जा चुके थे। मैं हमेशा सेरिना के आगे पीछे घूमता रहता था। मेरी दुनिया बस उसी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। मगर वो हर दिन ब्रैंडन के साथ ही रहती थी। मुझ पर जबरदस्ती कंपनी का सारा काम थोप दिया गया था, जिसका मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे पूरी दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ दिया हो। और अब सेलेस्ट को देखूं तो उसे अपने सामने पाकर मुझे काफी सुकून और स्टेबिलिटी फील हो रही थी। मैंने केक काटा और उसे एक पीस दिया। हम दोनों ने साथ मिलकर केक खाया। न्यूयॉर्क में मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे। सच कहूं तो मेरा वहां कोई दोस्त था ही नहीं। पर सेलेस्ट का साथ होना ही मेरे लिए काफी था। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। उस रात सेलेस्ट वापस नहीं गई और कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर ही रुक गई। आजकल मैं अपने ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी कर रहा था, तो घर पर रहकर ही टेस्ट मटेरियल पढ़ता और ड्राइविंग प्रैक्टिस करता था। उस दोपहर हम दोनों झाओ जुआंग के यहाँ खाना खाने गए, जहां हम पहले भी 2 बार जा चुके थे। मुझे सच में अपने अंकल के यहाँ का टेस्टी खाना बहुत याद आ रहा था। जैसे ही हम कार से उतरे, मैंने किसी को सेलेस्ट का नाम पुकारते सुना। मैंने उस आवाज की तरफ देखा तो मुझे मेरे डैड की उम्र का एक आदमी दिखा। उसने चश्मा पहना हुआ था और वो काफी सोफिस्टिकेटेड लग रहा था। उसके पास सोफिया और मिसेज थॉर्नटन खड़ी थी और उनके पीछे लोगों का एक पूरा ग्रुप था। मिसेज थॉर्नटन बोली, यंग मास्टर क्रेन, आप दोनों को यहां देखकर काफी सरप्राइज हुआ। मैंने तमीज से कहा, हेलो मिस्टर थॉर्नटन, मिसेज थॉर्नटन। मैं बेवकूफ नहीं था। वे सब साथ में आए थे, तो मैं अंदाजा लगा सकता था कि यही सेलेस्ट के डैड थे। अलेक्जेंडर थॉर्नटन ने हमें इनवाइट किया। आज एक फैमिली डिनर है। सेलेस्ट, नेथन को भी साथ ले आओ। सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा। जब उसने देखा कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो मान गई। हम सब साथ में अंदर चले गए। हाल ही में मुझे शक होने लगा था कि उसकी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती। चलो, यह अच्छा ही हुआ। अलेक्जेंड्रा थॉर्नटन और मिसेज थॉर्नटन आगे चलने लगी। सोफिया सेलेस्ट के पास आई और बोली, बड़ी दीदी। सेलेस्ट ने जवाब में बस उस छोटी बच्ची को एक नजर देखा। सोफिया ने मेरी तरफ देखा। नेथन, मेरी बहन बहुत कोल्ड है। क्या वो आपके सामने भी नॉर्मली इतनी ही शांत रहती है? मैंने उस छोटी बच्ची की तरफ देखा। वो ठीक है? सोफिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, मम्मी ने कहा था कि आप दीदी के बॉयफ्रेंड हो। क्या ये सच है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिसेज थॉर्नटन इन सब चीजों के बारे में बातें करेंगी। मैंने अपना गला साफ किया। अभी तक तो नहीं। हमने अभी तक अपना रिलेशनशिप कंफर्म नहीं किया है। सेलेस्ट ने मेरी बात सुनी और मेरी तरफ देखा। मैं उसके साथ वीआईपी रूम के अंदर चला गया। कियो जीवान ने पर्सनली सबका वेलकम किया, भले ही ये सिर्फ एक फैमिली डिनर था। ये बहुत ही ग्रैंड था। मेरे और सेलेस्ट के अलावा बाकी सब फॉर्मल कपड़ों में आए थे। मैंने अपने पैरों की चप्पलों की तरफ देखा। मुझे तुरंत फील हुआ कि मैं बहुत कैजुअल लग रहा हूं, क्योंकि अभी तक सब लोग पहुंचे नहीं थे। मैं सेलेस्ट के बगल में बैठ गया और धीरे से कहा, तुम्हारी फैमिली डिनर इतनी फॉर्मल होती है क्या? सेलेस्ट ने हाँ में सिर हिलाया। शायद उसे भी ये सब पसंद नहीं था, पर उसके डैड ऐसे ही थे। तो फिर उन्होंने तुम्हें पहले कभी इनवाइट क्यों नहीं किया? मतलब उसे सच में अलग थलग रखा गया था। मैं सच में ये महसूस किए बिना नहीं रह सका कि सेलेस्ट अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा बुली होने वाली लड़की थी। सेलेस्ट ने ये सुना और जवाब दिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। मैंने ही कहा था कि मैं फ्री नहीं हूं। उसके डैड ने कल उसे टेक्स्ट किया था, पर वो मेरे साथ थी, इसलिए उसने सीधा मना कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज इत्तेफाक से उन सब से आमना सामना हो जाएगा। दोनों आपस में फुसफुसा रहे थे। तभी अचानक अलेक्जेंडर थॉर्नटन ने आवाज दी, नेथन। मैंने झट से ऊपर देखा। जी मिस्टर थॉर्नटन, अलेक्जेंडर थॉर्नटन ने आगे कहा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। अलेक्जेंडर और सेलेस्ट काफी हद तक एक जैसे दिखते थे, पर उम्र की वजह से वो काफी एक्सपीरियंस्ड लग रहे थे। उनके अंदर एक अलग ही लेवल की अथॉरिटी थी, जिसे छुपाया नहीं जा सकता था, पर उनका बिहेवियर काफी फ्रेंडली था।
मैं काफी समय से चाहता था कि सेलेस्ट तुम्हें यहां लेकर आए ताकि हम सब साथ मिलकर खाना खा सके, पर पहले हम हमेशा बिजी रहते थे। कल भी मैंने उससे इस बारे में बात की थी, पर उसने मना कर दिया। अब तुम्हारा यहां मिलना पक्का किस्मत की बात है। मैंने शुरू में सोचा था कि थॉर्नटन फैमिली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेगी और मुझसे नफरत करेगी, पर उन्हें देखकर लग रहा था कि मामला कुछ और ही है। उन्होंने चेहरे पर जरा सी भी नाराजगी नहीं दिखाई। भले ही मैंने बहुत कैजुअल कपड़े पहने थे, वहां फैमिली के काफी सारे मेंबर्स मौजूद थे। पूरे टेबल के चक्कर लगाने के बाद भी मुझे उनमें से ज्यादा लोग याद नहीं रहे। सेलेस्ट के कोई बड़े अंकल या ऐसा ही कोई रिश्तेदार भी वहां था। उसके डैड फैमिली में दूसरे नंबर पर थे, पर तभी मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। ये वही आदमी था जो उस दिन गेट पर सेरिना से बात कर रहा था, जो सेरिना को अपने घर ले जाना चाहता था। वही आदमी जो फरारी चला रहा था। वो सबसे लेट आया था। हर कोई उसके इन तौर तरीकों का आदी हो चुका था। सिर्फ बड़े अंकल ने ही उससे दो चार बातें की। डेमियन, तू हमेशा लेट क्यों आता है? उसने बात को इग्नोर किया और अपनी जगह पर बैठ गया। ये बस एक फैमिली डिनर है, कोई यूएन की कॉन्फ्रेंस नहीं चल रही यहां। सब लोग बहुत ज्यादा सीरियस हैं। मैं खुद को उसे देखने से रोक नहीं पाया। मिसेज थॉर्नटन ने मुझे उसे घूरते हुए देखा और फिर मुझसे उसका इंट्रोडक्शन करवाया। नेथन, ये सेलेस्ट के अंकल हैं। डेमियन थॉर्नटन की नजर मुझ पर पड़ी और उसने एक टेढ़ी मुस्कान दी। तो ये सेलेस्ट का फियांसे है? काफी हैंडसम है। मैंने कहा, हेलो अंकल थॉर्नटन। डेमियन थॉर्नटन मुझे देखकर मुस्कुराया। उसे देखकर मुझे बार बार उस दिन सेरिना के साथ हुई उसकी मुलाकात याद आ रही थी। डिनर लगभग खत्म हो चुका था। निकलने से पहले मैं वॉशरूम गया और देखा कि डेमियन थॉर्नटन अपना फोन पकड़े एक प्रीटी यंग लड़की के साथ कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज कर रहा था। वो लड़की ज्यादा बड़ी नहीं लग रही थी, शायद 20 साल के आसपास की होगी। डेमियन थॉर्नटन ने मजे में कहा, आज रात मुझसे मिलने आना मत भूलना। वो लड़की थोड़ी शर्माते हुए वहां से चली गई। मैंने जब ये सीन देखा तो शौक के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। डेमियन थॉर्नटन ने मुझे देखा पर कुछ बोला नहीं। मैं वॉशरूम के अंदर चला गया। डेमियन थॉर्नटन वहां अपने बाल सेट कर रहा था। अंकल, डेमियन थॉर्नटन ने शीशे में से मेरी तरफ देखा और बड़े कैजुअल अंदाज में पूछा, अभी वाली लड़की कैसी थी? प्रीटी थी ना? मैं तो एकदम फ्रीज हो गया। मैं सोच रहा था कि मैंने उसका ये सब देख लिया है, तो क्या अब वो मेरा मुंह बंद करने की कोशिश करेगा? तभी मैंने उसे इतने ब्लंट तरीके से सवाल पूछते सुना। मैंने जवाब दिया, काफी प्रीटी थी। डेमियन थॉर्नटन बोला, सच कहूं तो एवरेज ही थी। पिछली बार मेरे दोस्त ने कहा था कि वो मुझे एक लड़की से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। भाई, वो बंदी सच में ब्यूटीफुल थी, पर अफसोस कि वो थोड़ी जिद्दी है। अब तो वो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई तक नहीं करती। मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मैं डेमियन थॉर्नटन के उतना क्लोज भी नहीं था। अंकल, ये सब बातें मुझे बताना शायद ठीक नहीं है। मेरा उनके सीक्रेट्स जानने का रत्ती भर भी मन नहीं था। मेरी बात सुनकर डेमियन थॉर्नटन ने एक ठंडी भरी, क्या तुम मुझे और मेरी चॉइस को जज कर रहे हो? मैंने कहा नहीं। तो डेमियन थॉर्नटन शांति से बोला, नॉर्मल है कि तुम्हें यह सब समझ नहीं आएगा। जब तुम मेरी उम्र तक पहुंचोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि यंग लड़कियां कितनी कमाल की होती हैं। दुनिया में कोई भी लड़की हमेशा 18 साल की नहीं रहती, पर 18 साल की लड़कियां हमेशा मिल जाती हैं। इतना कहकर डेमियन थॉर्नटन जाने ही वाला था कि उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या बताया था तुमने? मैंने जवाब दिया, नेथन क्रेन। तो डेमियन थॉर्नटन बोला, पक्का तुम्हारी मम्मी ने यह नाम चुना होगा। तभी सेरिना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिढ़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरिना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरिना का मुझसे इस तरह बात करना? मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में
मैं सेरीना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरीना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरीना और ब्रेंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर विल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरेना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरेना का मुझसे इस तरह बात करना, मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरीना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरीना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरीना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरीना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरीना का मुझसे इस तरह बात करना, मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरीना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरीना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरीना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इसे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरीना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरीना का मुझसे इस तरह बात करना, मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरीना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरीना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरीना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरीना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरीना का मुझसे इस तरह बात करना, मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो।
तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा, इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरिना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरिना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरिना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरिना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरिना का मुझसे इस तरह बात करना, मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा, इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरिना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरिना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरिना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरिना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरिना का मुझसे इस तरह बात करना, मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा, इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरिना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरिना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरिना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरिना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरिना का मुझसे इस तरह बात करना, मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा, इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरिना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरिना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरिना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरिना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरिना का मुझसे इस तरह बात करना, मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया।
तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरिना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरिना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरिना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरिना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरिना का मुझसे इस तरह बात करना, मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरिना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरिना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरिना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरिना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरिना का मुझसे इस तरफ बात करना, मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरिना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरिना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरिना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरिना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरिना का मुझसे इस तरह बात करना, मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरिना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरिना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरिना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरिना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरिना का मुझसे इस तरह बात करना, मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है।
मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरिना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरिना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरिना और ब्रैंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरिना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरिना का मुझसे इस तरह बात करना। मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर बेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरिना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरिना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरिना और ब्रेंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरिना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरिना का मुझसे इस तरह बात करना। मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरिना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरिना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। तभी सेरिना और ब्रेंडन स्कूल से बाहर आए। मुझे और मिस्टर वेल्स को वहां देखकर वो पास आई और एक हाथ से मुझे साइड में खींच लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? पिछली बार मिस्टर वेल्स ने उसके पैसे चुरा लिए थे और वो कई दिनों से चिड़ी हुई थी। अब जब वो वापस आ गए थे तो उन्हें पक्का फिर से पैसों की जरूरत रही होगी। मिस्टर वेल्स ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मैं अपने दामाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कहीं और जाओ। सेरिना ने गुस्से में कहा, आपका दामाद कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा क्यों नहीं रहे? यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सच में मेरे डैड के दामाद बनना चाहते हो? जरा अपनी औकात तो देख लो कि क्या तुम इसके लायक भी हो। सेरिना का मुझसे इस तरह बात करना। मैं भी एकदम भौचक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत का मेरे प्रति हमेशा यही एटीट्यूड रहता है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहेगा? इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से निकल गया। मिस्टर वेल्स मुझे दूर जाते हुए देखते रहे। दामाद जी, फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं सेरिना को तुमसे मिलने भेजूंगा। वो मेरे पीछे आने ही वाले थे, पर सेरिना ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनका रास्ता रोक लिया। भले ही मैं सेलेस्ट को कॉल नहीं कर सकता था, पर मेरे पास उसके साथ फोटोज तो थी। क्या वो एविडेंस नहीं था? हर कोई मेरी तरफ देखने लगा। चलो फिर फोटोज दिखाओ। मैंने अपना फोन निकाला और सेलेस्ट के साथ वाली फोटोज ओपन की। जब हम साथ थे तब हमने काफी फोटोज ली थी। कभी मैं उसके बगल में बैठकर सेल्फी के लिए फोन पकड़ता था, तो कभी मैं बस उसकी फोटोज खींचता था। काइल ने मेरा फोन ले लिया और फोटोज में दिख रही लड़की को गौर से देखने लगा। वो सच में बहुत ब्यूटीफुल थी। काइल बोला, क्या ये सच में सेलेस्ट है? ईथन ने कहा, मैंने सुना है कि सेलेस्ट बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लूकस जी बोला, मुझे देखने दो। वो चलकर पास आया।
काइल ने उसे फोन थमाया। लूकस जी ने फोटो देखी और फिर मेरी तरफ शक भरी नजरों से देखा। फिर उसने ब्रैंडन को फोटो दिखाते हुए पूछा कि क्या ये बंदी सेलेस्ट है। ब्रैंडन ने फोटो देखी और हाँ में सिर हिलाया। काइल बोला, तो इसका मतलब नेथन सच में एल्डेस्ट डॉटर का बॉयफ्रेंड है। ब्रैंडन ने मान लिया था कि नेथन झूठ नहीं बोल रहा। ब्रैंडन को यह मानते देख काइल ने भी चैन की सांस ली। उसे लगा था कि मैं बस फालतू की बातें कर रहा हूं। लूकस जी बोला, मगर ब्रैंडन, नेथन के पास सेलेस्ट की फोटोज कैसे हैं? लूकस जी ने शक के साथ मेरी तरफ एक नजर डाली। ब्रैंडन बोला, नेथन के डैड सेलेस्ट की फैमिली को जानते हैं। वो कभी कभी साथ होते हैं, तो फोटोज होना तो नॉर्मल है। लूकस जी ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, तो फिर तुम दोनों में से असली वाला बॉयफ्रेंड कौन है? ब्रैंडन मुस्कुराया, सिर्फ फोटोज होने का मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना तो नहीं होता है ना। मेरे पास भी सेलेस्ट के साथ फोटोज हैं। उसे बिना किसी सबूत के फेंकते देख मैंने तुरंत उसे एक्सपोज कर दिया। इम्पॉसिबल। ब्रैंडन, तुम क्या गेम खेल रहे हो? सेलेस्ट और उसके बीच दूर दूर तक कुछ भी कॉमन नहीं है। एनरोलमेंट से पहले वो हमेशा मेरे साथ ही रहती थी। वो ब्रैंडन के साथ फोटोज भला कैसे खिंचवा सकती है? ब्रैंडन ने अपना फोन निकाला और लूकस जी को दिखाने के लिए फोटोज ओपन की। लूकस जी ने काइल को उसका फोन वापस दिया और फिर देखने के लिए ब्रैंडन का फोन ले लिया। लूकस जी के शौक वाले एक्सप्रेशन देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लूकस जी ने आखिर ऐसा क्या देख लिया है। लूकस जी ने मेरी तरफ देखा। भले ही तुम्हारे पास भी एल्डेस्ट डॉटर की फोटोज हैं, पर साफ पता चल रहा है तुम दोनों उतने क्लोज नहीं हो। हमारे ब्रैंडन जैसा तो बिल्कुल नहीं। उसकी फोटोज देखकर एक नजर में पता चल जाता है कि एल्डेस्ट डॉटर किसे पसंद करती है। काइल भी बहुत क्यूरियस था। क्या उसके पास सच में सेलेस्ट की फोटोज हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी देखने दो। उसने फोन वापस लिया और फोटो देखते ही वो भी थोड़ा फ्रीज हो गया। फिर उसने बड़ी अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा। वो थोड़ा झिझक रहा था, पर फिर भी फोन मेरे पास लाया और मेरे सामने रख दिया। उसमें सेलेस्ट ब्रैंडन को गले लगा रही थी। यहां तक कि वो ब्रैंडन के गाल पर किस भी कर रही थी। फोटो में दोनों को देखकर साफ लग रहा था कि वो एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। उनके मुकाबले मेरी और सेलेस्ट की फोटोज उतनी क्लोज नहीं लग रही थी। हम दोनों ने कभी अपना रिलेशनशिप कंफर्म नहीं किया था। ऊपर से सेलेस्ट मेरे सामने कभी इतनी इंटीमेट नहीं हुई। वो हमेशा रिजर्व रहती थी। उस फोटो को देखकर मैं सच में दंग रह गया। ब्रैंडन ने मेरी तरफ देखा और बोला, मुझे पता है कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। तुम भी थॉरंटन फैमिली के दामाद बना चाहते हो, पर वो जिसे पसंद करती है वो मैं हूं, तुम नहीं। तो जलन के मारे मेरी गर्लफ्रेंड के खिलाफ साजिशें रचना बंद करो। जैसे ही ब्रैंडन ने यह कहा, लूकस जी ने तुरंत मुड़कर मेरी तरफ देखा। अब कुछ कहने को नहीं बचाना। मैंने सेलेस्ट को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया, पर उसका फोन बंद आ रहा था। पर अभी अभी ब्रैंडन का कॉल तो आराम से लग गया था। तो इसकी बस एक ही पॉसिबिलिटी थी। जिसने ब्रैंडन का कॉल उठाया था वो सेलेस्ट थी ही नहीं। काइल ने मेरा शौक वाला चेहरा देखा और मेरी तरफ से सफाई देने लगा। लूकस, शायद नेथन को पता नहीं था एल्डेस्ट डॉटर सच में ब्रैंडन को डेट कर रही है, पर यह तो प्रूव हो गया कि वो उसे जानता जरूर है। हम सब दोस्त ही तो हैं, उसे और परेशान मत करो। लूकस जी बोला, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वैसे भी हम उतने क्लोज नहीं हैं। ब्रैंडन, तुझे क्या लगता है? अगर तुझे बुरा लग रहा है तो मैं अभी इसे यहां से बाहर निकाल सकता हूं। ब्रैंडन ने मेरा रिएक्शन देखा और लूकस जी से बोला, रहने दो यार, उसे बस सेलेस्ट पसंद है। उसका बुरा मत मानो। देखो बेचारा कितना उदास लग रहा है। खैर, लूकस जी बोला कि तू बहुत ज्यादा दयालु है। तभी काइल को लेने के लिए फैमिली का ड्राइवर आ गया, पर काइल को चैन नहीं था, इसलिए उसने मुझे घर छोड़ दिया। रास्ते में उसने देखा कि मैं कुछ बोल नहीं रहा था, तो वो मुझे बार बार दिलासा देने लगा, नेथन, ज्यादा दुखी मत हो। सेलेस्ट को पसंद करना तो नॉर्मल है, पर तुझे समझना होगा कि हम जैसे लोगों को एल्डेस्ट डॉटर पसंद करे, ये बहुत मुश्किल है। मैंने काइल की बात सुनी और उसकी तरफ देखा और एक बेबस सी मुस्कान दी। मैं ठीक था और मैं चुप इसलिए नहीं था क्योंकि मैं दुखी था। मैं तो बस ये सोच रहा था कि आखिर ब्रैंडन के पास वो फोटोज कहां से आए। गाड़ी मेरे गेट पर रुकी। मैंने काइल को गुड बाय कहा और अंदर जाने के लिए मुड़ा। तभी गेट पर मेरी टक्कर लगभग सेरिना से होने ही वाली थी। उसकी मम्मी दिन में ही सेरिना को ढूंढते हुए आई थी। उम्मीद नहीं थी कि वो उसी शाम मेरे घर पहुंच जाएगी। मानना पड़ेगा कि मेरे डैड सच में बहुत फास्ट काम करते हैं। रिचर्ड क्रेन पहले चाहते थे कि सेरिना अपनी मम्मी से बात करे, पर सेरिना ने मना कर दिया और यहां तक कह दिया कि वो अब उसकी मम्मी से न मिलें और ना ही उन्हें उसका पता बताए।
ये साफ था कि सेरेना के मन में अपनी मम्मी को लेकर काफी कड़वाहट थी। असली वजह क्या थी, ये रिचर्ड क्रेन जान नहीं पाए, इसलिए उन्होंने ज्यादा जोर भी नहीं दिया। सेरेना ने रिचर्ड क्रेन को गुड बाय कहा और जाने ही वाली थी, तभी उसकी टक्कर मुझसे हुई। वो पहले पार्ट टाइम काम कर रही थी, फिर एडमिशन के बाद स्कूल जाने लगी। किंगबेई कैंपस बहुत बड़ा था। वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। भले ही हम एक ही स्कूल में थे, पर उसकी मुझसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी। वो मुझे घूरने लगी, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अब मैं काफी लेजी फील कर रहा था। उसे ग्रीट करने के बजाय मैं बस वहां से निकलने ही वाला था। तभी सेरेना तुरंत बोली, तुम्हारे और सेलेस्ट के बीच आजकल क्या चल रहा है? जैसे ही उसने ये पूछा, मुझे तुरंत ब्रैंडन और सेलेस्ट की वो फोटोज याद आ गए। मैंने कहा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? सेरेना बोली, बस ऐसे ही क्यूरियोसिटी हो रही थी। जानना चाहती थी कि तुम आजकल ठीक तो हो। बात खत्म करते करते उसने अपना सिर झुका लिया। वो काफी पछतावे में लग रही थी। आखिर हाल ही में बहुत कुछ जो हुआ था। उसे अचानक एहसास हुआ कि मैं पहले सच में अंधी थी जो तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। क्रेन हाउस छोड़ने के बाद उसे समझ आया कि कोई भी उसकी वैल्यू नहीं करता था। उसकी सगी मां भी कोई एक्सेप्शन नहीं थी। पहले उसे लगता था कि उसकी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है, पर उसकी मम्मी को वो नहीं चाहिए थी। वो बस उसका इस्तेमाल करना चाहती थी। उसे लगता था कि उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, पर किंगबेई आने के बाद उसे एहसास हुआ कि यहां अच्छे ग्रेड्स वालों की कोई कमी नहीं है। हर किसी के ग्रेड्स उससे बेहतर थे। यहां तक कि सबका फैमिली बैकग्राउंड भी उसके मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा था। उसे ये सब बातें कहते देख मैं हल्का सा हंसा। जाहिर है, वो एक मजाक उड़ाने वाली हंसी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेरेना का भी ऐसा दिन आएगा जब उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा। बेशक मैं ये भी जानता था कि उसे सच में अपनी गलती का पछतावा नहीं था। बात बस इतनी सी थी कि अब उसके आगे पीछे दुम हिलाने वाला कोई बचा नहीं था, जो उसके नखरे उठा सके और उसकी जिम्मेदारियां संभाल सके। अब उसकी लाइफ पटरी पर नहीं थी, तो नेचुरली उसे याद आने लगा कि मैं उसके लिए कितना अच्छा था। किस्मत से मेरी उससे मुलाकात हो गई। लगता है आजकल उसकी ब्रैंडन से कोई बात नहीं हो रही है। सेरेना ने अपना सिर झुका लिया। मेरा और उसका कांटेक्ट बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। मेरी आवाज में कड़वाहट थी। फिर तो तुम्हारी हालत उससे भी ज्यादा खराब है। वो आजकल सेलेस्ट के साथ है और अब वो सेलेस्ट का बॉयफ्रेंड बन चुका है। किंगबेई में ये बात हर किसी को पता है। सेरेना को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वो सेलेस्ट का बॉयफ्रेंड है, ये कैसे पॉसिबल है? फिर तुम्हारा और सेलेस्ट का क्या हुआ? उसने मेरी तरफ देखा। क्या सेलेस्ट ने मुझे डंप कर दिया? मैंने उसे कोई सफाई नहीं दी और सीधा घर के अंदर चला गया। सेरेना मुझे दूर जाते हुए देखती रही, जैसे उसे मेरा उदास चेहरा दिख गया हो। आखिर वो भी तो मुझे ब्रैंडन के लिए छोड़कर गई थी। अब सेलेस्ट भी वही कर रही थी, तो उसे लगा कि मैं पक्का बहुत ज्यादा दुखी हूंगा। अगले दिन सेरेना ने स्कूल में पूछताछ की और उसे सच में थॉरंटन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर के बॉयफ्रेंड के बारे में सुनने को मिला। खासकर कल रात लूकस जी की बर्थडे पार्टी के बाद। भले ही सबने कहा था कि ये बात बाहर नहीं फैलेगी, पर क्या करे, हर किसी का नेचर ही ऐसा क्यूरियस होता है। सबने ये बात अपने क्लोज फ्रेंड्स को बता दी और देखते ही देखते सबके क्लोज फ्रेंड्स को इस बारे में पता चल गया। नेचुरली सेरेना को भी ये खबर मिल गई। उस दोपहर जब ब्रैंडन की क्लास खत्म हुई तो स्कूल की कुछ फीमेल स्टूडेंट्स ने उसे रोक लिया। ब्रैंडन ने अपने सामने खड़ी उन दो लड़कियों की तरफ देखा। उनके कपड़े काफी एक्सपेंसिव लग रहे थे। लगता था जैसे उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी तगड़ा है। उन दोनों ने ब्रैंडन की तरफ एक एक बैग बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है, जब भी फ्री हो तो क्या तुम हमारे घर डिनर पर आ सकते हो? ब्रैंडन बोला, सॉरी, मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। लंबी वाली लड़की बोली, हमारा वो मतलब नहीं था। हमें पता है कि तुम एल्डेस्ट डॉटर के बॉयफ्रेंड हो। दरअसल हमारे पेरेंट्स तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहते हैं। क्या तुम हमारी बात मानोगे? ब्रैंडन ने बैग्स लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अंदर रैप की हुई चीजें देखी। वो महसूस कर पा रहा था कि ये काफी वैल्यूएबल गिफ्ट्स हैं। वो गिफ्ट्स वापस करने ही वाला था। कोई बात नहीं, मैं ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इन्हें वापस ले जाओ। उन दोनों लड़कियों ने देखा कि उसने पहले ही बैग्स पकड़ लिए थे। उसे डर था कि मेरे बहुत करीब आने से वो शायद ऐसी चीजें कर दे जिससे मुझे दुख पहुंचे। मैंने बड़े क्यूरियस होकर उसकी तरफ देखा। तो फिर तुम असल में कैसी इंसान हो? सेलेस्ट बोली, मेरा टेम्पर काफी खराब है और मैं उतनी भी जेंटल नहीं हूं जितना तुम सोचते हो। मैंने हूं में जवाब दिया।
तो फिर मैंने तुम्हें कभी गुस्सा करते क्यों नहीं देखा? क्या इसलिए क्योंकि तुम मुझे हमेशा एक बाहरी इंसान ही समझती हो? सेलेस्ट खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। अचानक उसे खांसी आने लगी। मैंने तुरंत पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें पानी चाहिए? रुको, मैं तुम्हारे लिए लाता हूं। सेलेस्ट बेड पर लेट गई। मैं पानी लेकर आया और उसकी तरफ बढ़ाया। क्या तुमने अपनी सारी मेडिसिन ले ली हैं? उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। तो फिर अब थोड़ा और रेस्ट कर लो। मैं यही रुककर तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मेरी बात सुनकर सेलेस्ट मुझे देखने लगी। तुम जा नहीं रहे? मैं बटलर से कहकर तुम्हें घर छुड़वा देती हूं। मैंने अपना हाथ हिलाकर मना किया। मैं अभी तो आया हूं। इतनी जल्दी जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तुम्हारे सो जाने के बाद ही मैं यहां से जाऊंगा। सेलेस्ट ने पानी पिया। उसने आगे और कुछ नहीं कहा। जब वो कल गई थी तो उन दोनों के बीच थोड़ी अनबन हुई थी, भले ही उसे अच्छे से पता था। मेरे पर्सनल मैटर से तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारा चैप्टर क्लोज हो चुका है। सेरिना ने उसे थोड़ी अनमनी नजरों से देखा। हमने कब कहा कि हमारा ब्रेकअप हो गया है? इतने सालों से क्या तुम ये नहीं कहते थे कि तुम मुझे सच में पसंद करते हो? ब्रैंडन ने देखा कि वो अभी भी पास्ट की बातें उखाड़ रही है, तो वो थोड़ा चिढ़ गया। अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। उसने आगे कहा, ग्रेजुएशन सेरेमनी में तुम्हारे डैड ने कहा था कि मुझ जैसा बंदा तुम्हारे लायक नहीं है। तो क्या मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा रहता? अगर मैं अभी तुम्हारे साथ होता भी तो मेरे पेरेंट्स कभी सपोर्ट नहीं करते। बोलते बोलते ब्रैंडन कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया। सेरिना, तुम्हारी वजह से मैं इतने सारे लोगों के सामने हंसी का पात्र बन गया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे तुम्हें ब्लॉक करने को कहा तो मैं और क्या करता? क्या तुम अब यहां मुझे ब्लेम करने आई हो? ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। सेरिना ने उसकी तरफ देखा। उसे उस वक्त अपने डैड की कही बातें याद आ गई। उन बातों ने सच में उन दोनों को बहुत एम्ब्रेस किया था। उसने अपनी टोन थोड़ी सॉफ्ट की। मैं ये उम्मीद नहीं कर रही कि तुम मेरे साथ पैच अप कर लो। वैसे भी मुझ जैसी लड़की को अब कोई नहीं चाहता। मैं तो बस ये पूछना चाहती हूं कि तुम्हारे और सेलेस्ट के बीच क्या सीन चल रहा है? क्या तुम दोनों सच में साथ हो? ब्रैंडन बोला, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। ये सब बस बाहर की उड़ी उड़ी अफवाहें हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं और सेलेस्ट साथ हैं। सेरिना को कुछ समझ नहीं आया। तो क्या ये सब फेक है? तुम क्लियर क्यों नहीं करते? ब्रैंडन बोला, मैं क्यों सफाई दूं? मैंने कभी कुछ नहीं कहा। अब लोग क्या सोचते हैं उस पर मेरा कंट्रोल थोड़ी है। क्या मैं अब हर रोज खाली बैठकर एक एक को एक्सप्लेनेशन देता फिरूं? सेरिना को खामोश देख ब्रैंडन बोला कि उसे जाना होगा। ये कहकर वो सीधा निकल गया। उसके हाथ में अभी भी वो गिफ्ट्स थे जो लोगों ने उसे दिए थे। क्योंकि सेलेस्ट बिजी थी तो स्कूल में हर कोई यही कह रहा था कि ब्रैंडन सेलेस्ट का बॉयफ्रेंड है। मेरे रूममेट्स को तो हर रोज यही लगता था कि मेरा कट गया है। और जब भी वो मुझसे मिलते तो मुझे सांत्वना देने की कोशिश करते। मैं उनका कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं अपने कजिन के साथ बाहर खाना खाने चला गया। मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए कुछ अच्छा खाना चाहता था। इथन चाओ चाओ जीवान का बेटा था और मुझसे 2 साल बड़ा था। मुझे अपने कपड़ों को घूरते देख इथन चाओ ने नीचे देखा। मेरे कपड़ों में क्या खराबी है? तुम कब से मुझे ही देख रहे हो? मैं अपनी हैरानी रोक नहीं पाया। तुम्हारे पास ये आउटफिट भी है? इथन चाओ हंसा। क्या तुमने ये कपड़े कहीं और भी देखे हैं क्या? मैंने कहा, पहले किसी को ये पहने हुए देखा था। लूकस जी की बर्थडे पार्टी में ब्रैंडन ने बिल्कुल यही आउटफिट पहना था। सोचा नहीं था कि आज कजिन के साथ खाना खाने आऊंगा तो मेरा कजिन भी वही सेम कपड़े पहने होगा। ईथन चाओ हंसने लगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरा ये आउटफिट पूरी दुनिया में इकलौता है। ये सब बस बाहर की उड़ी उड़ी अफवाहें हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं और सेलेस्ट साथ हैं। सेरिना को कुछ समझ नहीं आया। तो क्या ये सब फेक है? तुम क्लियर क्यों नहीं करते? ब्रैंडन बोला, मैं क्यों सफाई दूं? मैंने कभी कुछ नहीं कहा। अब लोग क्या सोचते हैं उस पर मेरा कंट्रोल थोड़ी है। क्या मैं अब हर रोज खाली बैठकर एक एक को एक्सप्लेनेशन देता फिरूं? सेरिना को खामोश देख ब्रैंडन बोला कि उसे जाना होगा। ये कहकर वो सीधा निकल गया। उसके हाथ में अभी भी वो गिफ्ट्स थे जो लोगों ने उसे दिए थे। क्योंकि सेलेस्ट बिजी थी तो स्कूल में हर कोई यही कह रहा था कि ब्रैंडन सेलेस्ट का बॉयफ्रेंड है। मेरे रूममेट्स को तो हर रोज यही लगता था कि मेरा कट गया है और जब भी वो मुझसे मिलते तो मुझे सांत्वना देने की कोशिश करते। मैं उनका कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं अपने कजिन के साथ बाहर खाना खाने चला गया। मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए कुछ अच्छा खाना चाहता था। इथन चाओ चाओ जीवान का बेटा था और मुझसे 2 साल बड़ा था। मुझे अपने कपड़ों को घूरते देख इथन चाओ ने नीचे देखा।
मेरे कपड़ों में क्या खराबी है? तुम कब से मुझे ही देख रहे हो? मैं अपनी हैरानी रोक नहीं पाया। तुम्हारे पास ये आउटफिट भी है? इथन चाउ हंसा। क्या? तुमने ये कपड़े कहीं और भी देखे हैं क्या? मैंने कहा, पहले किसी को ये पहने हुए देखा था। लुकस जी की बर्थडे पार्टी में ब्रैंडन ने बिल्कुल यही आउटफिट पहना था। सोचा नहीं था कि आज कजिन के साथ खाना खाने आऊंगा तो मेरा कजिन भी वही सेम कपड़े पहने होगा। ईथन चाउ हंसने लगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरा ये आउटफिट पूरी दुनिया में इकलौता है। वो गायब कैसे हो गई? इस मोमेंट पर उस मिडिल एज्ड औरत के चेहरे पर हल्की सी घबराहट दिखी। फिर वो बोली, वो थोड़ी गंदी हो गई थी, इसलिए मैंने उसे क्लीनिंग के लिए भेज दिया है। ईथन चाउ थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया। लगता है इस वीकेंड में इसे नहीं पहन पाऊंगा। जल्दी शनिवार की शाम आ गई और मैं ईथन चाउ के साथ बॉलरूम पहुंचा। ईथन चाउ ने मुझे कई लोगों से मिलवाया, जिनमें कुछ सेलिब्रिटीज भी थे। भले ही चाउ फैमिली कोई बहुत बड़ा खानदान नहीं थी, पर चाउ जूवोन एक एस्टेट चलाते थे जहां न्यूयॉर्क के एलिट क्लास के मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। उनके कई रईस लोगों के साथ काफी क्लोज रिलेशंस थे। यहां तक कि प्रेजेंट मिसेस थॉर्नटन के साथ भी उनके अच्छे टर्म्स थे। इसीलिए हर कोई उनकी इज्जत करता था। ईथन चाउ भी काफी लोगों को जानता था। हम दोनों ने मिलकर सबके साथ मेल जोल बढ़ाया और फिर एक जगह रुक गए। ईथन चाउ ने मुझे पानी का एक गिलास थमाया। थक गए क्या? मैंने कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। बात करते करते मेरी नजर भीड़ में पड़ी। वहां ब्रैंडन वही ओटमील कलर की ड्रेस शर्ट पहनकर खड़ा था और लूकस जी उसके बगल में था। लूकस जी उसे साथ ले जाकर बाकी लोगों से मिलवा रहा था। भले ही ब्रैंडन ऐसी पार्टी में पहली बार आया था, पर वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं लग रहा था। देखते ही देखते उसने काफी सारे कॉन्टेक्स्ट बना लिए थे। मुझे दूसरी तरफ लगातार घूरते देख ईथन चाउ ने भी उधर देखा। क्या देख रहे हो तुम? तभी उसकी नजर उस ओटमील कलर की शर्ट पर पड़ी जो कुछ दिन पहले उसकी अलमारी से गायब हुई थी और अब उसे कोई और ही बंदा पहनकर घूम रहा था। क्या ये वान यी का बेटा नहीं है? इसने मेरे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ईथन चाउ रुका नहीं, सीधा उसकी तरफ बढ़ गया। मैंने देखा कि ईथन चाउ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो मैं भी अपने कजिन के पीछे पीछे चल दिया। ईथन चाउ ने एक हाथ से ब्रैंडन का हाथ पकड़ लिया। ब्रैंडन उस वक्त किसी से बात कर रहा था। ईथन चाउ के अचानक ऐसे टोकने से वो एकदम से रुक गया। ईथन चाउ ने बिना किसी तैयारी के खड़े ब्रैंडन को अपनी तरफ खींचा। मेरे साथ आओ, वो ब्रैंडन को एक तरफ खींच कर ले गया। लूक्स जी भी उनके पीछे पीछे आ गया और बोला, क्या सीन चल रहा है? मिस्टर चाउ, ये देखकर कि सामने ईथन चाउ है, उसने तुरंत अपने तेवर ढीले कर लिए। ईथन चाउ को बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं था। वो बस ब्रैंडन को घूर रहा था। ये शर्ट तुम्हारे पास कहां से आई? मेरे कपड़े तुमने क्यों पहन रखे हैं? जैसे ही ईथन चाउ ने उन कपड़ों का जिक्र किया, ब्रैंडन तुरंत सब समझ गया। ये उसी घर का यंग मास्टर था जहां उसकी मम्मी हाउसकीपर का काम करती थी। जब से वो कॉलेज के लिए न्यूयॉर्क आया था, उसकी मम्मी को चैन नहीं था, इसलिए वो भी उसके पीछे न्यूयॉर्क आ गई ताकि किसी के घर नैनी का काम कर सके। वो एम्प्लॉयर काफी अमीर था। उस यंग मास्टर के पास बहुत सारे कपड़े थे जो वो नहीं पहनता था, जैसे कि हर तरह की ड्रेस, शर्ट्स और सूट्स। ब्रैंडन को अक्सर ऐसे इवेंट्स अटेंड करने पड़ते थे, इसलिए उसने वो कपड़े टेम्परेरीली उधार ले लिए थे। अलमारी में इतने सारे कपड़े थे कि एक शर्ट गायब होने पर किसी का ध्यान नहीं जाता। पर उसे उम्मीद नहीं थी कि ईथन चाउ उसे यहां रंगे हाथों पकड़ लेगा। मैं भी एकदम संद्रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। ईथन, तुझे ये सब कैसे पता? रिचर्ड क्रेन को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। पहले मुझे बिजनेस में कभी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए रिचर्ड क्रेन ने भी कभी मुझ पर प्रेशर नहीं डाला। पर अब जब मैं खुद कुछ करने की कोशिश कर रहा था, तो वो नेचुरली बहुत खुश थे। मैं थोड़ी देर में अंकल चू को कॉल कर दूंगा और वो प्लॉट्स तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर देंगे। फिर मैं तुम्हारे लिए 2 असिस्टेंट्स भी अरेंज कर दूंगा ताकि तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो वो तुम्हारी हेल्प कर सके। मैंने खुशी खुशी कहा, थैंक्स डैड। जब मैं काबिल बन जाऊंगा तो मैं आपके काम में भी हाथ बटाऊंगा। रिचर्ड क्रेन बोले, बेटा, तू अचानक इतना समझदार हो गया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। क्या हाल ही में तेरे साथ कुछ हुआ है? सच तो यह है कि मैं तुझे पहले जैसा ही देखना चाहता हूं, जो हर रोज एकदम बेफिक्र रहता था। मुझे इतना मैच्योर देख रिचर्ड क्रेन को बस दुख हो रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे मैं किसी बुरे दौर से गुजरा हूं, जिसकी वजह से मैं इतना बदल गया हूं। अपने सामने डैड को देख मुझे याद आया कि वो बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए थे। उनकी मौत को अब 10 साल से ज्यादा हो चुके थे। उस वक्त उनकी कंपनी के सारे लोग सेरिना की साइड हो गए थे।
सेरिना ने पूरी तरह से क्रेन फैमिली की कंपनी को हड़प कर अपना बना लिया था। मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी और मेरा साथ देने वाला कोई एक बंदा भी नहीं बचा था। पर अब अपने डैड को अपने ठीक सामने देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। मुझे बस ये एहसास हो रहा था कि मैं पहले कितना इमेच्योर था। पहले मैंने अपना सब कुछ एक औरत पर लूटा दिया था और हर रोज बस सेरिना के आगे पीछे घूमता रहता था। बाद में जब मैं आपसे मिलना चाहता था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर बोला, तो क्या तुम्हें पता नहीं था? इसका यह मतलब है कि तुम इसे बस पहन लोगे? ब्रैंडन बोला, मेरी मम्मी ने कहा था कि उन्होंने ये कपड़े उधार लिए हैं और सामने वाला मान गया है। मुझे इस बारे में नहीं पता था। इथन चाउ गुस्से में लग रहा था। बिना परमिशन के चीजें लेना चोरी कहलाता है। मैं पुलिस को बुलाकर इसे हैंडल करता हूं, लूकस जी डरते हुए बीच में बोला। मिस्टर चाओ, इथन चाओ ने तभी उसकी तरफ एक नजर डाली। क्या? लूकस जी ने शौक में पूछा। आप कह रहे हैं कि ब्रैंडन आपकी हाउसकीपर का बेटा है? इथन चाओ ठंडी हंसी हंसा। क्यों, तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है? जब मैंने उसे काम पर रखा था तब सुना था कि उसका बेटा किंग बे में पढ़ता है, इसीलिए मैंने उसे एक चांस दिया था, पर उम्मीद नहीं थी कि इसका कैरेक्टर ऐसा निकलेगा। लूक्स जी ने ब्रैंडन की तरफ यकीन न करते हुए देखा। ब्रैंडन का चेहरा एकदम शांत था, उसके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान तक नहीं था। सच में मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी मम्मी को ऐसा कभी नहीं करने देता। यह तो बस एक शर्ट है, मैं उतना शो ऑफ करने वाला इंसान नहीं हूं। उसे यह कहते सुन कि वो शो ऑफ नहीं करता, मुझे हंसी आ गई। दिखावा नहीं पसंद पर चुपके से दूसरों के कपड़े पहन रहा है। वो हमेशा से ऐसा ही था। जब भी कुछ होता तो सारी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता, और अब उसने अपनी मम्मी को ही फंसा दिया। उसे इतना बेफिक्र देखकर लूकस जी के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट आने लगी, भले ही उसकी मम्मी बस एक नौकरानी थी। पर इस बात से सेलेस्ट के उसे पसंद करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भले ही उसका बैकग्राउंड गरीब था, वो इनसिक्योर नहीं था, शायद इसीलिए सेलेस्ट उसे पसंद करती थी। लूक्स जी ने इथन चाओ से कहा, मिस्टर चाओ, ये बस एक शर्ट ही तो है, प्लीज इसे दिल पर मत लो। इथन चाओ ठंडी हंसी हंसा। दिल पर मत लो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? मैं आखिर क्यों उसकी गलती को इग्नोर कर दूं? तुम्हारा हाउसकीपर तुम्हारे ही कपड़े पहनकर बाहर शो ऑफ कर रहा है, क्या तुम इसे ऐसे ही जाने देते? लूकस जी बोला, मुझ में उतनी हिम्मत तो नहीं है। बात बस इतनी है कि ब्रैंडन को पक्का इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो अब थॉर्नटन फैमिली की बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड है। बड़ी बेटी का जो स्टेटस है, ब्रैंडन जो कुछ भी मांगेगा क्या वो उसे नहीं देगी? पर उसके पास कुछ नहीं है, यही प्रूव करता है कि वो दिखावे वाला इंसान नहीं है। इथन चाओ ने लूकस जी की तरफ देखा, अपनी पलकें झपकाते हुए बोला, तुमने अभी क्या कहा? लूकस जी ने समझाया, वो सेलेस्ट का बॉयफ्रेंड है। क्या उसे नहीं पता था? सेलेस्ट का नाम सुनते ही इथन चाओ मेरी तरफ मुड़ा। उसका सेलेस्ट के साथ क्या चक्कर है? मैंने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम्हारा अभी भी सच बताने का कोई इरादा नहीं है? तुम यहां सेलेस्ट का बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहे हो। तुम्हारी फैमिली की असली हालत क्या है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। अब जब मेरे कजिन ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, तब भी तुम ये ड्रामा जारी रखना चाहते हो? मेरी बात सुनकर ब्रैंडन ने अपना सिर उठाया और मुझसे कहा, मैंने अपना फैमिली बैकग्राउंड कभी नहीं छुपाया और मैंने कभी नहीं कहा कि मैं किसी की बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड हूं। पर मेरे और सेलेस्ट के बीच जो कुछ भी है, तुम सबने पिछली बार जो सोचा था, मैं उसमें झूठ नहीं बोल रहा। तुम बस इसलिए क्योंकि मैं एक हाउसकीपर का बेटा हूं, सेलेस्ट के साथ मेरे रिलेशनशिप को झुटला नहीं सकते। अगर मिस्टर चाओ पुलिस को बुलाना चाहते हैं तो ठीक है। बस मेरी मम्मी ने कहा था कि चाओ फैमिली हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है। आखिरकार वो मेरी मम्मी के एम्प्लॉयर्स हैं। मैं भी चीजों को ज्यादा गंदा नहीं बनाना चाहता। लूकस जी ने यह सुना और इथन चाओ से बोला, मिस्टर चाओ, देखिए, ब्रैंडन सच में बहुत अच्छा इंसान है। वो आपके बारे में भी सोच रहा है। मुझे पता है कि आपके डैड मिसेस थॉर्नटन को भी जानते हैं, पर मिसेस थॉर्नटन भी शायद बड़ी बेटी की डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत नहीं करेंगी, है ना? इथन चाओ ने तेवर दिखाए। यह सच था कि उसके डैड मिसेस थॉर्नटन के क्लोज थे, पर मिसेस थॉर्नटन भला अपनी फैमिली के लिए सेलेस्ट से पंगा क्यों लेंगी? तो अगर बात सच में सेलेस्ट की थी तो वो भी चाहकर कुछ नहीं कर सकता था। पर ब्रेंडन इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था। लूक्स जी को उस पर पूरा भरोसा था। ब्रैंडन से ऐसी धमकी सुनकर इथन चाओ एकदम आग बबूला हो गया। तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से सेलेस्ट की आवाज आई। नेथन, क्या तुम अभी भी इथन चाओ के साथ हो? मैंने हाँ में जवाब दिया।
हाँ, क्या हुआ? नेथन, उसकी कॉल आते ही मैं एकदम फ्रीज हो गया और ईथन चाव से बोला, ईथन, मुझे 1 मिनट के लिए बाहर जाना होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेलेस्ट कॉल करेगी। मैं फोन पकड़े हुए गेट की तरफ चला गया। अंदर अभी बहुत ज्यादा भीड़ थी। मैं अब बाहर आ गया हूं। सेलेस्ट ने बड़े प्यार से पूछा, तुम कहां हो? मैं तुम्हें पिक करने आती हूं। पता नहीं क्यों बहुत टाइम बाद सेलेस्ट की आवाज सुनकर अच्छा लग रहा था। मैंने अभी उसे देखा भी नहीं था, पर मुझे पहले ही एहसास हो गया था। ब्रैंडन के वो सारे फोटोज फिक थे। मैंने सेलेस्ट को एड्रेस बता दिया, होटल के नीचे मेरा वेट करना। जैसे ही मैंने फोन रखा, इथन चाव पहले ही बाहर आ चुका था। वो चलते हुए अभी भी बहुत गुस्से में लग रहा था। तुम्हारे और इस सेलेस्ट के बीच क्या चक्कर चल रहा है? तभी मेरे डैड कहते थे कि तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए, इससे पहले कि मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लेता। मुझे लगता है कि वो सच में एक घटिया औरत है। अब से उससे दूर ही रहना। मैंने समझाया, अरे ये बस एक गलतफहमी है। ईथन चाव सच में बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? हूं, वो थॉर्नटन फैमिली की बड़ी बेटी है। सिर्फ अपने बाप के सपोर्ट की वजह से ही वो तुम्हें भाव दे रही है। मैं तुम्हें बता दूं, थॉर्नटन फैमिली की कोई भी औरत ढंग की नहीं है। उस पर ज्यादा भरोसा मत करो। मेरे दिमाग में सेलेस्ट का ख्याल आया, वो शायद इतनी भी बुरी नहीं है। हालांकि मुझे पक्के तौर पर नहीं पता था कि वो असल में कैसी इंसान है, पर सेलेस्ट ने मुझे हमेशा एक भरोसे वाली वाइब दी थी। ईथन चाव बड़बड़ाता रहा, तुम लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो, तभी तुम्हारे रिलेशनशिप का ये हाल है। मेरी मानो तो अपना करियर बनाना और अपनी लाइफ मजे में जीना ज्यादा बेटर है ना? मैंने अपने कजिन की हां में हां मिलाई। तुम सही कह रहे हो। सेलेस्ट ने कहा था कि वो आएगी। मैं नीचे जाकर उसका वेट करता हूं। ब्रेंडन से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। उससे अच्छा तो यह था कि मैं सीधा सेलेस्ट से ही पूछ लूं। ईथन चाव मेरे साथ नीचे गया। लूकस जी भी ब्रैंडन के साथ पार्टी से बाहर आ गया। लूकस जी ने ब्रैंडन से पूछा, ब्रैंडन, तुम सच में सेलेस्ट को जानते हो ना? पता नहीं क्यों इथन चाउ को गुस्से में देखकर वो थोड़ा नर्वस हो गया था। वो खुद को ब्रैंडन से कंफर्म करने से रोक नहीं पाया। ब्रैंडन ने लूकस जी की तरफ देखा। मेरी गर्लफ्रेंड आ गई है, मैं जाकर उसे हेलो बोलता हूं। लूकस जी बड़ी उम्मीदों के साथ वही खड़ा रहा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? क्या वो बड़ी बेटी नहीं है? क्या मैं उससे मिल सकता हूं? ब्रैंडन ने हां में सिर हिलाया। इथन चाउ और मैं होटल से बाहर आ गए। ब्रैंडन के बारे में सोचकर ही इथन चाउ को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब तुम सेलेस्ट से मिलो तो उसे बिल्कुल भी भाव मत देना, सीधा ब्रेकअप कर लेना, समझे? मैंने उसे यकीन दिलाया, पहले मुझे उससे बात तो करने दो। इथन चाउ कभी सेलेस्ट से मिला नहीं था, पर उसके मन में सेलेस्ट को लेकर कोई अच्छी इमेज नहीं थी। बाद में उसकी मीठी मीठी बातों में मत आ जाना। मुझे लगा सेलेस्ट अभी तक नहीं आई है। मैं उसे कॉल करने के लिए अपना फोन निकाल ही रहा था, तभी अचानक किसी ने मुझे आवाज दी, नेथन। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सेलेस्ट मेरे सामने खड़ी थी। वो उन पुरानी फोटोज से बिल्कुल अलग दिख रही थी। हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया था। उसने अपने बाल छोटे करवा लिए थे और उसकी स्किन भी थोड़ी टैन हो गई थी, पर वो फिर भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। सच तो यह है कि पिछली लाइफ में जब वो मिलिट्री में गई थी, उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिला। मुझे उसे आखिरी बार देखने का मौका भी नहीं मिला था। बाद में जब मेरा रीबर्थ हुआ, तब उससे दोबारा मुलाकात हाई स्कूल के दौरान हुई। काफी देर हो चुकी है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, वापस आकर देख लूंगा। रिचर्ड क्रेन थोड़े मजबूर से लगे। ठीक है, फिर जाओ। सेरिना और मैं क्लासमेट्स थे जब तक मैं पागलों की तरह उसके पीछे नहीं पड़ा था। रिचर्ड क्रेन को कोई ऐतराज नहीं था। गाड़ी गेट पर पहले से ही वेट कर रही थी। मैं बाहर निकला और मैंने सेलेस्ट की तरफ देखा। तुम पहले वापस क्यों नहीं चली जाती? सेलेस्ट जाना नहीं चाहती। क्या तुम अकेले जा पाओगे? मैंने उसे टेस्ट करने के लिए देखा। फिर मेरे साथ चलो। मुझे डर था कि कहीं वो उदास ना हो जाए। भले ही मेरी नीयत साफ थी, पर सेलेस्ट के नजरिए से देखा जाए तो शायद वो ऐसा ना सोचे। सेलेस्ट बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने हां में सिर हिलाया। ठीक है, फिर साथ चलते हैं। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। मैंने ड्राइवर को सेक्रेटरी यान की कार फॉलो करने को कहा। थोड़ी ही देर में हम एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री में पहुंच गए। सेक्रेटरी यान ने वहां पहुंचने से पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। उन लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया। सेरिना को बाहर निकाला गया। वो बेचारी काफी दयनीय हालत में लग रही थी। उसकी ऐसी बुरी हालत देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैंने सेलेस्ट से कहा, मैं जरा उसे देख कर आता हूं। मैं खाली नहीं बैठा रहा और तुरंत भागकर सेरिना के पास गया।
जब मैं सेलेस्ट के साथ बात कर रहा था तभी अचानक लूक्स जी बाहर आया और उसने मुझे यहाँ एक लड़की के साथ देख लिया। हम दोनों काफी क्लोज लग रहे थे। भले ही हम कोई फिजिकल टच नहीं कर रहे थे, पर एक नजर में ही कोई भी बता देता कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। तभी मेरी नजर लूकस जी पर पड़ी। अगर लूकस जी वहां नहीं आता तो मैं ब्रैंडन के बारे में भूल ही गया होता। मैंने तो पहले सेलेस्ट को ऊपर ले जाकर सब दिखाने का प्लान बनाया था, पर उम्मीद नहीं थी कि लूकस जी खुद ही बाहर आ जाएगा। वो अकेला क्यों था? लूक्स जी ने सेलेस्ट की तरफ एक नजर डाली, पर सेलेस्ट की पीठ उसकी तरफ थी। उसे बस एक लंबी सी लड़की दिखी, सेलेस्ट का चेहरा नहीं देख पाया। ऊपर से जो फोटोज उसने पहले देखी थी उनमें सेलेस्ट के बाल लंबे थे। उसे सेलेस्ट का ख्याल तक नहीं आया और वो बस ठंडी हंसी हंसा। क्यों? पहले तो बड़ी शेखी बगा रहे थे, कह रहे थे तुम्हारी गर्लफ्रेंड सेलेस्ट है, अब नाटक बंद कर दिया क्या? मुझे ये सुनकर हंसी आ गई। मैंने पूछा, तुम्हें किस बात का डाउट है? लूक्स जी बोला, तुम सच में बहुत बेशर्म हो। ब्रैंडन तुम्हें अपना दोस्त मानता है और तुम फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड को पटाने की कोशिश कर रहे हो। हम तो तुम्हारी बातों में आने ही वाले थे, उसकी ये बात सुनकर कि मैं बेशर्म हूं। सेलेस्ट की आंखों में तुरंत गुस्सा उतर आया। वो लूकस जी की तरफ मुड़ी। तुम किसे बेशर्म कह रहे थे? लूकस जी कभी सेलेस्ट से नहीं मिला था। भले ही उसने उसका चेहरा देखा, पर शाम का वक्त था और वो काफी दूर थी, इसलिए उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। उसे बस इतना दिखा कि लड़की की पर्सनालिटी काफी जबरदस्त और अट्रैक्टिव है। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे बगल में खड़े इस आदमी को बेशर्म कह रहा हो। ये बाहर सबको बोलता फिर रहा है कि इसकी गर्लफ्रेंड थॉर्नटन फैमिली की बड़ी बेटी है। सेलेस्ट, शायद तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसकी बात खत्म होते ही सेलेस्ट के साथ नीचे आई दो औरतों में से एक, जिसने सनग्लासेस पहने थे, आगे बढ़ी और लूकस जी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस एक चांटे ने लूक्स जी को सीधा जमीन पर पटक दिया। लूक्स जी बिल्कुल सुन्न पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। अबे साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? जैसे ही उसने ये कहा, उस औरत ने उसे एक और थप्पड़ रसीद कर दिया। अपनी जुबान संभाल के देख तो ले कि तू किससे बदतमीजी कर रहा है। लूक्स जी ने मारने वाली की तरफ उंगली उठाई, फिर मेरी और सेलेस्ट की तरफ देखा। क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? सेलेस्ट ने कोई जवाब नहीं दिया, पर मुझे हंसी आ गई। लूकस जी अपना चेहरा पकड़कर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और बोला, तुम कौन हो बे? बस थोड़ा वेट करो, एक बार जब बड़ी बेटी यहां आ गई तो तुम कहीं के नहीं बचोगे। उसकी अभी इतनी हिम्मत इसलिए हो रही थी क्योंकि बाहर आने से पहले उसने ब्रैंडन की गर्लफ्रेंड को देख लिया था। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि ब्रैंडन सेलेस्ट के साथ ही है। न्यूयॉर्क में जब सेलेस्ट का सपोर्ट साथ हो तो भला उसे किस बात का डर?